नमस्कार साथियों। हमने जो पहले पढ़ा उसमें सभी मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट और प्रयास किया गया समग्र रूप से समेटने का, चाहे विवर्तनिकी हो, चाहे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कोई भी टॉपिक हो, तो हमने प्रयास किया कि कितना ही समग्र तरीके से उसे समझ लिया जाए। अब ये जो भारत के संदर्भ में है, भारत का भूगोल, ये टोटली एप्लीकेशन पॉइंट है। मतलब कि इसका यूज़ किया गया, इसमें आप देखेंगे का ये तीन ऊपर के शुरू के 3 चैप्टर के बाद में फिर ये सब केवल जैसे ये ती उसके बाद ये जो सब है, इसमें आपको अधिकतर चीज़ें मिलेंगी कि कोई याद रखना है, रटना है, परियोजनाएं क्या हैं, श्रेणियाँ क्या, पठन प्रमुख फसलें, जलवायु क्षेत्र, हरित क्रांति, बागवानी, खनिज संसाधन के प्रकार, उद्योग क्या हैं, परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, ये सब चीज़ें जो जनजातियाँ हैं। आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप लोग इसको खुद समझिएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसमें समझाने वाला नीचे के चैप्टर में काफ़ी कुछ है नहीं। अगर आप लोगों को ज़रूरत लगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, देश, राजधानी, ये तो सब आपको याद रखना है, तो आप खुद पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ये देखिए कि कौन से नगर किस नदी किनारे हैं, तो ये मैं एक एक करके बताऊंगा, इससे बढ़िया आप लोग खुद ही देखेंगे। आगरा यमुना किनारे है, पणजी, मंडावी, क्योंकि मैं भी इसमें ज़्यादा ये सब नहीं याद किया हूँ या पढ़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सरल चीज़ है, तो आप खुद देख लेंगे और जानते भी हैं। कोलकाता हुगली नदी किनारे, हरिद्वार, गंगा, नासिक, गोदावरी, इसमें जो कुछ भी आप लोग जानते हैं, उज्जैन, क्षिप्रा, लखनऊ, गोमती, अजमेर, लूनी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप देखिए, डूरंड रेखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैकमोहन, भारत, चीन, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड। ये देखिए 17 डिग्री पैरेलल, उत्तर दक्षिण वियतनाम, 24 भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास, 38 उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। आप लोग ये देख लीजिएगा। ये देखिए सब याद करने वाला, जो चैप्टर याद करने वाला वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनजातियाँ, पिग्मी, एलेट्स, फुलामी, एस्किमो, चुकची, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस में इससे सबसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में तो काफ़ी कम क्वेश्चन इन सब चीज़ों से आते हैं। आप जानते हैं कजाक नामी है, तो कजाकिस्तान में जाती है। मसाई पूर्वी और मध्य अफ्रीका में खून चूसने वाली जाती है। रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका में। तो जनजातियों के बारे में इसे दिया हुआ है। भारत में जो जनजातियां हैं, कोली, वार्ली, तो आप इसे देखिएगा। देखिए इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ, कुछ नहीं। ये 6 जो व्यापक प्रकार है, ये सब कभी नहीं पूछेंगे। निग्रेट, पोस्टो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड्स, भूमध्यसागरीय, ब्रैकिसिफलस एंड नॉर्डिक्स, 6 प्रकार होते हैं, आपको वैसे ही पता होगा। फिर क्या आता है, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। जलमार्ग आज काफ़ी चर्चा का विषय है भारत में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कितना सड़क पे जो परिवहन है, काफ़ी कुछ अगर मालवाहन हम जल के द्वारा करते हैं, उससे बहुत लाभ है। जल से क्या, जल परिवहन से एक तो प्रदूषण नहीं होगा। यार पेंसिल प्रदूषण नहीं, सस्ता, अधिक मालवाहन, भूमि अधिग्रहण की समस्या नहीं, नदी का जो घाटी है या नदी की तली है, ये हमेशा साफ बनी रहेगी। तो नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो बना रहेगा। जैसे बाढ़ की जो विस्तृत तलछट के जमाव से ना, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। नदियों की घाटी में तलछट का जमाव हो जाता है, तो पानी और विस्तृत। शहरों में प्रमुख समस्या आता है इसका यही भी देखो, एक स्टडी आई थी कि दिल्ली में तलछट काफ़ी ज़्यादा जम गया है यमुना नदी में, तो बहुत समस्या। तो देखिए इसको ये आपको याद रहे कि नेशनल वाटरवेज 1 क्या है, तो हल्दिया से इलाहाबाद। इसमें आप देख लीजिएगा क्रम, तो सबसे बड़ा यही है, हल्दिया से इलाहाबाद वाला सबसे लंबा। फिर दूसरा है धुबरी से सदिया, ब्रह्मपुत्र नदी में तो है। फिर तीसरा ये है उद्योग मंडल से चमकारा नहर, मतलब साउथ में है, केरल। फिर काकीनाडा से गोदावरी, कृष्णा नदी किनारों,
ब्राह्मणी नदी 5वां और 6 है लाखीपुर भांगा। ये आपको पता रहे, क्रम पता रहे। नंबर 1 है हल्दिया से इलाहाबाद, 2 है काकीनाडा से गोदावरी, तीसरे नंबर पे है धुबरी से सदिया। एक क्रम पता रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट प्रमुख बंदरगाह तो आप जान ही रहे हैं, भारत में 12 प्रमुख कौन से हैं, अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। सब केवल याद रखने वाला चाहिए। ये देखो, ये गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये शायद यूपी में भी आता है, तो देख लीजिएगा। कवास गुजरात, अंतर राजस्थान, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर यूपी में है, औरैया तो यूपी में भी आती है। ये पाइपलाइन 1750 भारत की सबसे लंबी, तो ध्यान रखना सबसे लंबी चाहे गैस पाइपलाइन हो, भारत उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। अंतर्देशीय जलमार्ग 1 जो है यूपी से ही गुजर रहा है, सबसे लंबा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये सब तो समुद्री मार्ग हैं, आप जाने जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट केवल याद करने वाला है। अगर इस मैप को देखेंगे ना तो यूपीएससी ने एक बार पूछा है, पीसीएस ने मतलब आपके एक बार पूछा है, शायद ये दे दिया था ऑप्शन में कि विनिपेग, एसएस ओटावा, कि उस ट्रांस कनेडियन रेलवे पे कौन सा स्थान स्थित है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कठिन भी था भाई। हाँ ये आया था, रसिया में से कोई चीज़ उन्होंने पूछा था। तो एक बार देख लेना, ज़्यादा तो नहीं, 2-4-10 पॉइंट में भी एक आग बन ही जाए तो मैप में कोशिश करके देख लीजिएगा आप लोग। लोकोमोटिव कहाँ बनते हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में है चित्तरंजन। ये वर्ष है कुछ काम का आपके लिए। जो नया वाला है रेल कोच फैक्ट्री RCF, रायबरेली यूपी में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है। ICF बहुत चर्चा में रहता है, चेन्नई वाला, तो ये ध्यान में रहे, 1952 का ही बना हुआ है ICF से आपकी वंदे भारत के काफ़ी कोचेज उधर बन रहे हैं। हाँ ये तो DLW है, जो लोग बनाने चाहते हैं, बहुत फेमस है DLW वाराणसी में। देखो यूपी में 2 है, एक 1961 में बना, एक 2007 में बना, तो आप देख लीजिएगा। ये मुख्यालय आपको पता हूँ रेलवेज़ के, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि रटने वाले क्वेश्चन बहुत यूपीपीसीएस में फंसते हैं। हमारे दोस्त जो यूपीपीसीएस में निकाले हुए हैं वो बताते हैं कि कितनी महत्ता है, खनिज कहाँ कहाँ मिल रहा है उसको रट लो, जो भी जानकारी है आप उसको। अब इसमें क्या कोई ट्रिक बताएगा आपको, केवल रटना है कि अगर ना उत्तर मध्य रेलवे की बात हो रही है तो इलाहाबाद उसका है, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद सेंटर। NR नई दिल्ली है, ER कोलकाता है, SR चेन्नई है, WR मुंबई है, और सेंट्रल रेलवे मुंबई सेंट्रल है, मध्य रेलवे। औद्योगिक गलियारा, भारत के 4 चौड़ों में 11 औद्योगिक गलियारे हैं भाई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, अमृतसर, कोलकाता। यूपी वाला कहाँ है? दिल्ली, नागपुर आ जाएगा, अगर गलियारा देखोगे कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा। दिल्ली जो भी जाएगा तो यूपी बाबा मिलेंगे बीच में, सीमा सड़क। तो ये सब तो साधारण बातें हैं। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नो डाउट। औद्योगिक केंद्र, प्रसिद्ध उद्योग, एक क्वेश्चन भी फंस गया ना, 1-2 तो काम बन गया। तो केवल इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही मेहनत से नोट्स तैयार किए हैं ये लोग। बस आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें अगर आए, मैनचेस्टर सूती कपड़ा, ये तो आप लोग वैसे नहीं भूलोगे, तो आपसे ना छूटे वो। लंदन, इंजीनियरिंग, परिवहन, डर्बी शायर, ऊनी कपड़ा। ऐसे भारत, ये देखो उन्होंने भी पूछा था, लेकिन इन्होंने ईयर पूछ लिया था। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, माल्को, वेदांता। ये पीसीएस में आया था शायद कोई सत्र सेट करने को, तो इनमें इन्होंने ईयर नहीं लिखा है, हालांकि मैं भी ऊपर लिखे हो। ये देख लेना किसके सहयोग से है। USSR से बाल्को, ट्रिक कोई बना लेना। नाल्को US से है, हिंडाल्को US से है, तो नाल्को नेशनल हिंदुस्तान US का है, हिंडाल्को कनाडा का है। ट्रिक अपने हिसाब से बनाइएगा, ऐसे क्या मैं बना। भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, तो ये आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ICA, टिस्को, इसको, VISL, HSL, इन सब चीज़ों में भी हम देख लें कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या उत्पादन होता है।
सेलम स्टील लिमिटेड, हालांकि नाम लिखा है तो ये कहीं ना कहीं इस बात से ही रिलेटेड है, तो आप देख लेंगे। नाम पता हो, जगह पता हो, काफ़ी तो मिलान इससे हो जाता है पीसीएस में। पीसीएस में हमेशा डिपेंड करता है कि आपका बेसिक में स्टैटिक पोर्शन में कितना आप रट के रखे हुए हैं, और करंट अफेयर तैयार है तो आप काम बना ले जाएंगे। ये जूट कपड़ा उद्योग हो गया। आगे से ऊपर चलेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो संसाधनों वाला है, रिसोर्सेस वाला, ना केवल इंडिया बल्कि विश्व में भी इनसे क्वेश्चन मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। हर साल में भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप बढ़िया से देखिएगा कि कहाँ क्या पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा लौह भंडार, तो याद रहे कि हाँ भाई कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड है सबसे बड़ा लौह उत्पादक। अब ध्यान से देखो आप, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड भंडार है, और उत्पादक प्रोडक्शन, भंडार तो इतना लेकिन प्रोडक्शन में हाई। यहाँ पर भंडार में उड़ीसा सेकंड पे है, लेकिन प्रोडक्शन में उड़ीसा फर्स्ट पे है, यानी इसका जल्दी ख़त्म होगा। दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे कर्नाटक, यानी झारखंड यहाँ गायब है, छत्तीसगढ़ सेकंड पे है। ऐसे हेमेटाइट अच्छा प्रकार लोहा छत्तीसगढ़। तो इन्हीं 3 स्टेट के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। ऐसे मैग्नीज है आपका, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में पाया जाता है। सब कुछ चीज़ें पता हो। तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, खत्री वाला। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा, गुजरात, ये सब है। गैर धातु खनिज में अभ्रक प्रमुख भंडार आंध्रा, ये सब है। तो ये वाला चीज़ तो आपको अच्छे से याद हो, कहाँ क्या पाया जाता है। ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें दिया होगा। देखो मैग्नीज का यूक्रेन, ब्राज़ील, यूक्रेन चर्चा में है तो ध्यान रखना, निकोपोल में मैग्नीज निकलता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान चर्चा में है, यू हैव टू लिंक दैट वन आल्सो। आगे देखिए आप, लौह खनन में टिन है, सीसा है, पेट्रोलियम है, हीरा है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बर्ली, जोहान्सबर्ग, केपटाउन। तो ये आपका संसाधन वाला इलाका हो गया। फिर नीचे से ऊपर हम लोग चल रहे हैं। चाय, कॉफ़ी क्या हैं, दालें किस मौसम में उगाई जाती हैं, या उसे आप देख लीजिएगा। भूमि संसाधन और कृषि, तो क्या होता है, नेट शेडिंग एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र में कुल भूमि क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई जाती हैं वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, जिस पर भूमि उगाई जाती है। लगभग 47% दुनिया में, इतना ज़्यादा हम कहें कि उर्वर भूमि कहीं नहीं है। हालांकि जैसे पूछा भी है, जितना इस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की तराई में जो उत्पादन होता है। बंजर भूमि, खेती नहीं की जा सकती। तबीयत डाउन चल रहा भैया बहुत ज़्यादा। आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब जो 5 वर्ष से अधिक समय तक परती पड़ी हो, मतलब खेती नहीं होती हो, उसे कृषि योग्य कहते हैं। मोर देन 5 ईयर्स। वर्तमान परती 1 या 1 से कम, कैसे काम कहते हैं, परती छोड़े भैया अगले साल बोई हैं, तो 1 साल की बात है। कृषि योग्य बंजर भूमि जब ज़्यादा समय तक हम परती छोड़ देते हैं तब। अस्थायी चारागाह भूमि, सबसे अधिक पशुधन आबादी के बावजूद भारत में चारागाहों के अंतर्गत केवल 4% से भी कम हिस्सा है। तो ये हो गया कारक वरक, आप जाने लेंगे। निर्वाह कृषि, बस रोजी रोटी चले। स्थानांतरित कृषि, जो इधर से उधर हम जाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा नाम है तो कभी कभी आ जाता है। मिल्पा ग्वाटेमाला कहते हैं, लदांग इंडोनेशिया, हालांकि ये उसमें एनसीईआरटी में है। झूम असम में, केरल में पूनम कहते हैं, पोडू आंध्रम कहते हैं। तो 4 नाम याद रहे, लिंक करने की गलत कहीं ना हो। गहन कृषि भाई, जाहिर सी बात है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और तकनीकों मशीनों के माध्यम से जो कृषि करेंगे, गहन कृषि। सूखी कृषि, जहाँ सिंचाई सुविधा नहीं है, राजस्थान जैसी एरिया में, तो यहाँ शुष्क परिस्थितियों का सामना करती हैं फसलें। व्यावसायिक कृषि, बाजार में बेचने के लिए जानवरों को पाला जाता है। व्यावसायिक कृषि, खेती होगी कि बस कैसे हम ज्वार बाजरा ये सब का कृषि किए हैं, ज्वार बाजरा, और पशुधन पाले हैं, इनके लिए आहार है, इनको बाज़ार में बेच रहे हैं, तो व्यावसायिक कृषि है। पूंजी चाहिए तगड़ा। मिश्रित खेती, तो इसमें कैसे, एक तालाब है, नीचे मछली हैं, उसके ऊपर हम शेड लगा करके यहाँ
मुर्गी लगा रख दिए हैं। अब मुर्गी अपना चारा खा रही है, जो गिर रहा है वो मछलियों के लिए आहार बन रहा है। फिर यहीं पर हम बकरी पालन भी कर रहे हैं, पशुधन पालन कर रहे हैं। इस बगल में पूरा खेत है, वहाँ खेती कर रहे हैं। इनसे जो निकल रहा है खाद, कंपोस्ट, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो ये टोटल मिश्रित खेती है, बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर है, इंटीग्रेटेड टाइप की। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन सब करें। छत पर खेती आप जान ही रहे हो, पहाड़ों पर की जाती है जहाँ ढलान प्रकार की होती है। अब तो शहरों में भी छत पे हो रही है, तो अब क्या करेंगे। अंतर फसलों के बीच में, समय के बीच में इंटर क्रॉप वाला ये दशाएं आप देख लीजिएगा कि कौन से फसल के लिए क्या चाहिए। चावल सबसे अधिक उत्पादन चीन के बाद, तो इंडिया सेकंड है प्रोडक्शन में। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय गर्मी में होता है भाई, बारिश होता है तो 24 डिग्री का औसत तापमान, 1.5 सेंटीमीटर वर्षा, दो मटोमट मिट्टी रहे बढ़िया। गांव वाले बच्चे सब जानते हैं। गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, 10 से 15 डिग्री, जाहिर सी बात है ठंडी में होती है। अब पकने के समय देखो, ये जो ऋतु चल रही है, आज आपका 10 फरवरी है, तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसमें अभी भारत सेकंड है, तो भारत दोनों में सेकंड है गेहूँ चावल उत्पादन में। ज्वार अफ्रीका का स्वदेशी पौधा है, ध्यान रखना। प्रतिकूल स्थिति में भी तेज़ी से बढ़ता, तो ये भी गर्म समय में ही होता है ज्वार। अभी समय आ गया है। ऐसे बाजरा भी गर्मी की है। मक्का तो पूरा साल भर मक्का होता है भैया, मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक बाज़ार में बिकता रहता है। हालांकि जब ये तापमान 25 से 30, तो इस समय शुरू हो जाएगी बुआई। दालें रफ़ी खरीफ जायद में तीनों में उगाई जाती हैं। जौ, चना, उष्णकटिबंधीय, तिलहन, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी को आप ध्यान रखना, गन्ना, तीनों रोपड़ फसल है जिससे पैसा मिलता है लोगों को, रोकड़ा। 20 से 27 डिग्री तापमान, 100 से 2 वर्षा भी अच्छा खासा चाहिए। वर्षा ना हो क्योंकि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक सबसे बड़े हैं। चाय सदाबहार पौधा, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। असम से लेकर के और दक्षिण में देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में, आंध्रा के साइड में जो हैं वहाँ भी पाया जाता है चाय। अधिक मेहनत लगती है, हल्की छाया में होती है। अस्मिका, बोहोया 2 किस्म है। काफ़ी तो जान रहे हैं, अरेबिका, रोबस्टा। हम लोग गए थे वहाँ आंध्रा में विलेज विजिट पे, ये काफ़ी बहुत फेमस थी। हम लोग लाए हैं यार, बना ही नहीं पाते फिल्टर काफ़ी। वो है, भूल गया नाम मैं। पाडेरू में हम लोग गए थे, वहाँ पर काफ़ी म्यूजियम था, वहाँ हम लोग ख़रीदे थे 200 रुपये पैकेट। नाम मैं भूल गया, याद आएगा बताऊँगा। तो ये फसल हो गया। सिंचाई आप जान रहे हैं, सिंचाई कितना ज़्यादा आज के समय में जरूरी है जल संसाधन के लिए। 19% भूमि ही सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है। 70% आप पानी बचा सकते हैं, आप समझिए। ये देखिए जो पारंपरिक सिंचाई तकनीकें हैं, देख लीजिएगा आप। परियोजना पता रहे, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन तो यहाँ बन जाते हैं मिलान करने में, या डायरेक्टली वो पूछ लेंगे कि दामोदर नदी घाटी तो बंगाल में, इस पर इतने सब बांध बने हैं। भाखड़ा, नांगल, रिहंद यूपी संबंधित है तो पता ही हो भाई। हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ऐसे इंदिरानाथ पे हरिके बैराज है। हरिके वो है, आर्द्रभूमि भी है हरिके, रोपड़, खिंचली। वहाँ पर कोसी, नागार्जुन, तुंगभद्रा, मयूराक्षी, चंबल, शरावती, कोयना, उकाई, गंडक, किशनगंगा, झेलम नदी जम्मू कश्मीर पर चर्चित है। पाकिस्तान के संदर्भ में उपयोग करता है कि हमारा पानी रोक रहे हैं। पता रहे बगलियार परियोजना चेनाब पे है। पोलावरम गोदावरी आंध्रा में है। परियोजना तो आपको पता ही हो। देखिए कैसे हम सिंचाई करते हैं। ट्यूबवेल ज़मीन के पेट से निकाल रहे हैं 46%। डी राम जी। नारों के द्वारा 24, तीसरे स्थान पे आता है, बस 2 याद रखो, 46 24 हो गया 70। अन्य कुओं से 16, अदर स्रोत से 11, तो 3 प्रमुख हैं। टैंक से 3%। प्राकृतिक वनस्पति वन के प्रकार भैया आप जान ही रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट के भारी वर्षा, जहाँ भारी वर्षा होगी वहीं ये पाए जाएंगे। अंडमान लक्षद्वीप, आप मैप अगर देखेंगे जो बना है भारतवर्ष के मैप में,
तो समझ में आता है कि कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ हो रही है, फिर अंडमान निकोबार में हो रही है, फिर यहाँ हो रही है। तो इसीलिए ये पाए जाते हैं असम तमिलनाडु तट तक 200 अधिक वर्षा। आबनूस महोगनी शीशम रबर सिनकोना, नाम पता हो। अच्छा, पर्णपातीवन इसमें अपना यूपी सब आ जाएगा। 2 प्रकार के, एक 70 से 200 चाहिए, एक में 100 से 70 चाहिए। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तो ऊपर वाला आ जाएगा नम पर्णपाती में। कौन कौन से वनस्पति हैं? कांटेदार वन, जाहिर बात है जहाँ कम वर्षा होगी। शंकुधारी वन, उच्च अक्षांशों पर पाए जाएंगे। इन्हें टाइगा वन भी कहते हैं, टाइगा। चीड़ देवदार, क्या वन है भाई। हम लोग गए थे उत्तराखंड में, मसूरी से हम लोगों का था वो हिमालयन ट्रैक। क्या गजब भाई ये सब पेड़ लगते हैं। पाइन फॉरेस्ट, देवदार होता ना पाइन मतलब, क्या मस्त लगते हैं। फ़ोटो अगर होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइन से उनको कहा ही जाता है, जहाँ ज़्यादा पेड़ ज़्यादा रहेंगे उनको पाइन फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। तुम लोग गए हैं, आप भी जब जाओगे देखोगे वहाँ। तटीय वन, दलदली आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। ज्वारीय मैंग्रोव जान ही रहे हैं। इसमें कुछ जानकारियाँ कम है मैं समझता हूँ। अच्छा है, नीचे है, हाँ ये सब कि भाई किस राज्य में क्या ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में देखो 42%, यानी वेस्ट बंगाल फर्स्ट है। फिर गुजरात है, फिर अंडमान है। तो ये आपका हो गया वन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती होती है तो आप देख ही लेंगे, बस पता रहे। खादर बांगर होता ना तराई में, खादर मतलब नया जलोढ़, खाद नाम ही खाद आया है तो तुरंत आएगा तो खाद है। पुराना हो गया तो बांगर, पुराना जलोढ़ को कहते हैं बांगर जलोढ़ में। काली मिट्टी कपास के लिए, ये मिट्टी के बारे में पता हो भाई यार, मैग्नीशियम से भरपूर। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको ज़रूर देखना। ज़रूरी रहेगा तो मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कुल सब रटने वाला पॉइंट है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड तो आपको रटना ही है। लाल है तो फेरस लाल होता ही है, आयरन ऑक्साइड है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, डाले जाते हैं, खेती योग्य होती है जब उर्वरक इसमें पड़ता है। लाइटेराइट चिकनी लाल रंग की होती है, लाइट लाल मिट्टी चाय काफ़ी नारियल उगाने के लिए अच्छी है। इनके क्षेत्रों को भी आप मैप में देखना, उन्होंने मैप को नहीं जोड़ा है, मैं भेज दूंगा। मिट्टी है, एयर 25%, वाटर 25%, आधा तो होता है जल हवा। इसीलिए कहते हैं ना कि मिट्टी में अगर वायु का संचार अच्छे से है, नमी है, तो बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होगी। देख रहे हो, 25 एयर 25 पहाड़ी है, 45 मिनरल हैं, फिर ह्यूमस ये वो बकवास। ऑर्गेनिक मैटर केवल 5% बचे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 45 खनिज, 5 कार्बन, 25 पानी, 25 हवा होती है। मुझे लगता है आप कभी नहीं बोलोगे। ये देखो लेयर्स है, मिट्टी की जो लेयर है। ऑर्गेनिक लेयर आप पढ़े 5% है तो ऊपर रहेगा भैया। फिर नीचे हॉरिजन, टॉप सोल, ओरिजिन और एलिवेटेड लेयर, सब सॉयल, पेरेंट रॉक। क्या है? जलवायु, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। भारत की जलवायु मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास इस पे लूँगा, भारत की जलवायु पर, और ये इन सब पे मैं क्लास लूँगा। 3 जल निकासी व्यवस्था और ये उच्चावच। तो 1 से 4 पाठ तो मैं पढ़ाऊँगा खुद, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 भौगोलिक भारत का स्थान, भौगोलिक विभाजन, जल प्रणाली, जलवायु। 3 1 से 4 तक मैं पढ़ाऊँगा, और 5 से 13 ये आप लोग देखिएगा। दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। और 1 से 4 तक को मैं लगभग 2 से 3 क्लास में अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ से अगर बनना कि कहाँ पर्वत है, पठार है, भारत की स्थिति के बारे में, जल निकास प्रणाली, कि पूरा भारत का भौगोलिक स्वरूप कितना क्लियर हो जाए, इसको मैं बताऊंगा। क्योंकि आगे के आप जान ही रहे हैं, सब संसाधन ये सब रटने वाले हैं भाई साहब। अगर ज़रूरी होगा बताइएगा। परिवहन है, उद्योग है, जनजातियाँ हैं, ये सब क्या बताना है।
तो मैं आपको ये 4 चैप्टर अच्छे से बताऊंगा।